हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजी वेब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास है विज्ञान की यानी साइंस की। तो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिनमें साइंस पूछा जाता है तो उनके लिए मैं विशेष एक सेशन लेके आया हूं। तो इसमें मैं आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराऊंगा और ये सारे एग्ज़ाम जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें आपको पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मैं यहाँ पर आपको साइंस पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जितनी भी मैं यहाँ पर वीडियो कराऊंगा तो आपको, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है ये 1000 नहीं है, इसको मैं 10,000 करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 10,000 ही रखा है, यहाँ पर 1000 है। लेकिन जो हमारा टारगेट है एमसीक्यू क्यूज का, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका टारगेट हमारा है 10,000 क्वेश्चन का। तो रोज़ 20 क्वेश्चन, कभी मैं ज़्यादा भी कराऊंगा, कभी 20 भी कराऊंगा, लेकिन 20 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपको बस पूरे क्लासेस लेनी है और आपके 10,000 एमसीक्यू साइंस के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले, हो गए। तो यहाँ पर हम जो कराएंगे वो हिंदी माध्यम से रहेगा। हिंदी माध्यम के जितने भी छात्र छात्रा हैं वो ये क्लास ले सकती हैं। और बस आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अटेंड करें। ओके, और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है आपको। ओके, चलिए यहाँ पर इसको 10,000 कर लीजिए, यानी 10,000 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। 10,000, 1,000 नहीं, 10,000। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा या घोंगा नामक रोग होता है? तो आप लोगों ने, अभी की जनरेशन को नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग अब क्लास हमारी देख रहे हैं, आप लोगों को तो पता होगा, पहले एक ऐड आता था आयोडीन नमक का। तो आपको ये याद रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घोंघा रोग होता है। तो काय की कमी से होता है, इसका सही आंसर क्या है, आयोडीन। तो ना कि नाइट्रोजन, ना ही कैल्शियम, ना ही फास्फोरस, तो इसका सही आंसर क्या है, आयोडीन। ओके, चलिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको, अभी तो शुरुआत है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका पहला ऑप्शन है फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का, आइंस्टीन का। तो इसका सही उत्तर क्या है, फैराडे का नियम। ठीक है, चलिए, तो आपको नोट्स बनाना है, ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर करा दी आपको स्क्रीनशॉट से पढ़ाई नहीं होती है, आपको इसके नोट्स बनाना है। 10,000 यहाँ पर मैं एमसीक्यू कराऊंगा, 10,000 के आपके पास नोट्स तो होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको एक महीने पहले, 15 दिन पहले आप उसको पढ़िए, और आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिवीजन आपको जल्दी ही करना होता है। अगला क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? यानी जो रडार होती है उसमें जो तरंगें यूज की जाती है वो किस प्रकार की होती हैं? तो पहला ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए यानी सूक्ष्म तरंगे। क्लियर हो रहा है ना? कहीं पर भी आपको कोई भी तकलीफ या कोई भी चीज़ें हैं समझ में नहीं आती हैं तो उसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। इसमें कुछ समझने का है ही नहीं, आपको सीधा ऑब्जेक्टिव करना है। ओके, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो भी एमपी के छात्र हैं उनके लिए मैंने एमपी जी के इसी चैनल पर डाल के रखी है। एमपी जी के और ज्योग्राफी सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, आपको कहीं भी भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, अगला है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यानी एक उड़ता हुआ चक्का है, उसकी अगर हम 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, वो कितने चक्कर लगा रहा है, तो उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला है बैरोमीटर, एनोमीटर, हाइग्रोमीटर और स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या है, स्ट्रोबोस्कोप। ओके, चलिए,
निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर, मक्खी, चूहा या ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या है? मच्छर। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का। चलिए, अगला है लोहे पर जंग लगना। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 2015 तक की, तो ये फेवरेट क्वेश्चन था। जंग लगने पर भार कम होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो इससे जंग से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हमें इसमें बताना है। भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक बार ये भौतिक अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिजिकल अभिक्रिया क्या होती है, यानी केमिकल और फिजिकल क्या होती है, ये अब समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम, ठीक है समझना, अगर हम पैदल चल रहे हैं, ठीक है, पैदल चल रहे हैं, तो जो हमारी चप्पल है बेटा, ठीक है, वो घिस रही है, तो वो किसका उदाहरण है बेटा? भौतिक अभिक्रिया का, यानी फिजिकल, ठीक है ना, रिएक्शन का। ओके। अगर हम एक चीज से मिलाकर, जैसे कि ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन मिलाकर अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। यानी भौतिक रिएक्शन में एक बार परिवर्तन हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम केमिकल रिएक्शन में यानी रासायनिक अभिक्रिया में हम इसको परिवर्तित भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक को विकासवाद के सिद्धांत का प्रभाव, मतलब निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पहला है डार्विन, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा न्यूटन, चौथा जॉनसन। तो इसका विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? तो डार्विन ने दिया था। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराया है, वो आप लोगों को खुद को लग रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा? मेथेनोइक अम्ल। ये आपको सिर्फ 2 बार रिवीजन करना है। एक बार तो आपको यहाँ पर पढ़ना, उसके बाद आपको 2 बार रिवीजन करना है, तो आप इसको नहीं भूलोगे। फिर एग्जाम के टाइम पे बस आपको एक बार रिवीजन करना है, बस आपका पूरा काम हो जाएगा साइंस का। और ऐसा नहीं, आपको इकट्ठे नहीं करना है, जैसे कि आज मैंने कराया उनको तुरंत याद कीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन आता है? उसका वजन घटता है, बढ़ता है, सॉरी, या अपरिवर्तित रहता है? तो पहला क्या है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बेटा क्या है? इसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जंग लगने पर लोहे का वजन क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए आगे, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, गैल्वेनिक सेल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ए, यानी फोटोवोल्टिक वोल्टिक सेल। अगला, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो क्या होता है? यानी जब पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है उसका मान क्या हो जाता है?
तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0। ठीक है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायोमीटर, टेकोमीटर। तो इसका सही आंसर है क्रायोमीटर। अगला, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है, 20 हर्ज से 2000 हर्ज, 20 हर्ज से 20 000 हर्ज, 20 000 हर्ज से अधिक, या 200 हर्ज से लेकर 20 000 हर्ज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी 20 000 हर्ज से, सॉरी 20 हर्ज से 20 000 हर्ज। इससे ऊपर की अगर क्षमता होगी तो हमारे कान के पर्दे क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। और 20 से कम होगी तो क्या होगा, हमें सुनाई नहीं देगी। और 20 000 से ज़्यादा होगा तो कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है। यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी पर सतह पर सबसे पहले गिरेगा, लोहा, कागज, पत्थर, या तीनों एक साथ। तो इसका सही आंसर क्या है, तीनों एक साथ। ठीक है। आज मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं। पहले क्लास थी तो आप लोगों को बोरिंग फील ना हो इसलिए आपको थोड़ा डेमो के रूप में मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन कराए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, कार्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, सिलिका। मैं आपके लिए फिर से कल 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। 1 मिनट। ठीक है। आप लोगों के लिए फिर 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप इन 15 क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए और आप इनके नोट्स बनाइए। आपको इकट्ठे नहीं करना है, रोज के रोज याद करना है, रोज के रोज नोट्स बनाना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाइए। ओके।